नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि मैं परफेक्शन IAS का जो प्रयास उनका टेस्ट चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो उसके टेस्ट संख्या 3 लेकर उपलब्ध हूँ। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं देर ज़्यादा नहीं करते हुए। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, असम। असम जो है केवल बांग्लादेश और भूटान के बीच भूटान से ही सीमा साझा करता है। असम बांग्लादेश और भूटान से ही सीमा साझा करता है। बाकी अगर सिक्किम की बात देखा जाए तो सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन के साथ नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। और अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो भूटान, चीन, म्यांमार के साथ ये सीमा साझा करता है। और पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा से शेयर करता है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों के सीमा से स्पर्श नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम, जो कि भूटान और असम भूटान और बांग्लादेश से ही सीमा साझा करता है। हाल ही में खबरों में रहा बीर तवील किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो बीर तवील मिस्र और सूडान के बीच स्थित है। बीर तवील कहाँ स्थित है, किन 2 देशों के बीच? तो मिस्र और सूडान के बीच में। यह एक निर्जन क्षेत्र है जो किसी भी देश द्वारा दावा नहीं किया जा सकता। यह कौन सा क्षेत्र है बीर तवील? तो निर्जन क्षेत्र है जो किसी भी देश के द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। अब बताना है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा। ई क्यों होगा? क्योंकि सारे के सारे सुमेलित ही हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। थाल घाट किसे जोड़ता है? तो मुंबई और नासिक को। पालघाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। पालघाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। भोरघाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है। भोरघाट किसे जोड़ता है? तो मुंबई और पुणे को। दिफू दर्रा किसे जोड़ता है? तो म्यांमार तथा अरुणाचल प्रदेश को। दिफू दर्रा म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सी, कृष्णा त्रयंबकेश्वर से निकलती है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है नर्मदा नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलता है? तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है कावेरी नदी। अगर कृष्णा की बात करें तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट है। त्र्यंबकेश्वर ना होके कहाँ है? महाबलेश्वर, पश्चिम घाट का है महाबलेश्वर। तो यहाँ से निकलता है हमारा कृष्णा नदी। और अगर बात करें गोदावरी नदी का तो उसका है उद्गम महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में। त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से गोदावरी नदी निकलता है। कौन सा नदी? गोदावरी नदी निकलता है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है? तो त्र्यंबकेश्वर से। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कृष्णा निकलता है पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से निकलता है। गोदावरी भारत प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी कैसी है? तो भारत प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पहाड़ी के पास धमतरी में है। सिहावा पहाड़ी के पास धमतरी जो कि छत्तीसगढ़ में है। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। लूनी नदी का कहाँ है? तो अरावली में। लूनी नदी अरावली से निकला है। लूनी नदी अरावली से। और अभी लास्ट में कौन सी नदी बताया? महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिहावा पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़। 5 का लुहांस्क क्षेत्र यूक्रेन के किस भाग में स्थित है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये खबरों में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित रहा था। तो बताइए कि
कौन सी यूक्रेन के किस भाग में स्थित है? तो ये आप बहुत ही अच्छे से बता सकते हैं कि पूर्वी भाग में स्थित है। लुहांस्क, इस क्वेश्चन में लुहांस्क बोला पूछा गया है, लेकिन आपको कब पूछ सकता है डोनेट्स्क के बारे में भी, क्योंकि लुहांस्क और डोनेट्स्क ये दोनों ही एक ही जगह एक पास में ही है। तो यूक्रेन के पूर्वी स्थित में दो राज्य है, ये दोनों ही राज्य डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये दोनों ही राज्य यूक्रेन के पूरब में स्थित दो राज्य है जो रूस के साथ सीमा साझा करता है। रूस और उसके सहयोगी देशों द्वारा इसे स्वतंत्र देश घोषित किया गया है अभी हाल ही में, इसलिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ई ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखिए, काली मृदा जो है दक्कन के पठार के अधिकतर भागों में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? तो दक्कन के दक्कन के पठारी भाग में पाई जाती है। इस मृदा में मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम, इस मृदा में क्या? मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम की अधिकता होती है। वहीं नाइट्रोजन फास्फोरस तथा जैविक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो देख लीजिए, इस मृदा में जैविक तत्व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। बिल्कुल, यह मृदा खट्टे फलों की खेती के लिए भी उपयुक्त है, इसे रेगुर भी कहा जाता है। यह मृदा अरावली पहाड़ी के अधिकतर भाग में पाई जाती है। तो ये सारे क्या हैं? सही हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटर 2 का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है? तो वो है सदिया से धुबरी तक। नेशनल वाटर 2 सदिया से धुबरी और नेशनल वाटर 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक। नेशनल वाटर 1 कहाँ है? इलाहाबाद से हल्दिया। और कोट्टापुरम कोलम ये है नेशनल वाटर 3, और काकीनाडा वाला है नेशनल वाटर 4। तो नेशनल वाटर 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। नेशनल वाटर 1 कहाँ है? इलाहाबाद से हल्दिया तक है। और कोट्टापुरम और नेशनल वाटर 2 कहाँ से कहाँ तक है? तो सदिया से धुबरी तक नेशनल वाटर 2, और नेशनल वाटर 3 कोट्टापुरम से लेके कोल्लाम तक। नेशनल वाटर 3 कोट्टापुरम से कोल्लाम तक। नेशनल वाटर 4 काकीनाडा से पुदुचेरी तक। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ब्यास और सतलज के संगम पर स्थित है? तो वो है हरिके आर्द्रभूमि। निम्नलिखित में से कौन ब्यास और सतलज के नदी के संगम पर स्थित है? हरिके भूमि, जो कि पंजाब में है। 9 नंबर कह रहा है कि बिहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो पूरब से पश्चिम तक अधिक लंबाई 438 किलोमीटर है, ये कथन असत्य है। पूरब से पश्चिम तक अधिकतम लंबाई 438 किलोमीटर, यही बिहार के संदर्भ में गलत है। तो सही कथन देख लीजिए कौन से हैं। तो बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है, ये बिल्कुल ही सही है। उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 438 ना होकर 483 किलोमीटर है। और समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, सी ही गलत है। ठीक है, अब देखते हैं 10 क्वेश्चन, देखते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजना है? बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजना क्या है? तो वो है सोन नहर। निम्नलिखित में से कौन बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजना है? कौन है? सोन नहर। ये बना था लगभग 1876 से 77 के बीच में। और कोसी नदी परियोजना कब बना था? तो 1965 में। कोसी नदी परियोजना कब बना था? तो 1965 में। डेहरी के सोन नदी से निकाली गई है। डेहरी कहाँ से निकाली गई है? सोन नदी से। अच्छा, एक चीज़ और, बूढ़ी गंडक परियोजना कब बना था? तो 1968। कोसी परियोजना 1965। कोसी परियोजना 1965। कोसी परियोजना देखिए, कोसी नहर 1965 में, और 1968 में बूढ़ी गंडक, 1968 में बूढ़ी गंडक, और कोसी नहर 1965 में। और त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 में हुआ था। त्रिवेणी 1904 में, और सोन नहर 1876 ईस्वी में, 1876 से 77 में। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है?
तो न्यूनतम नागरिकरण प्रतिशत वाला जिला शिवहर है, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। न्यूनतम नगरीयकरण प्रतिशत वाला अगर जिला पूछे तो बताइएगा समस्तीपुर। यहाँ अगर प्रतिशत में ना बोले तो हो जाएगा शिवहर, जो कि सही है, और समस्तीपुर प्रतिशत में है। सर्वाधिक नगरीकरण अगर प्रतिशत में पूछे तो पटना, सर्वाधिक नगरीकरण वाला जिला प्रतिशत में पटना। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। पश्चिमी घाट का विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं है? तो राजस्थान में। पश्चिम घाट का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो राजस्थान में। देखिए, अगर पश्चिम घाट का विस्तार जानना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये इंडिया का सबसे नीचे वाला पार्ट है और लगभग इतना ही दूर में पश्चिमी घाट फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट इस साइड में कौन से राज्य हैं जो देख लीजिए। शुरू में देख लीजिए, यहाँ से गुजरात स्टार्ट होगा, गुजरात यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा के बाद आपको केरल मिल जाएगा, कर्नाटक भी मिल जाएगा, कर्नाटक, केरल और थोड़ा बहुत तमिलनाडु में भी है। तो नीचे से चलिए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, तो इन सारे में होगा। और इसे माने पश्चिमी घाट को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर भी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जैव विविधता अधिनियम 2006 ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया, 2002 में, और 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई। 2002 याद रखिएगा जैव विविधता अधिनियम, और 2003 में याद रखिएगा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। कब आया था? 1974 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में, सॉरी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, हाथी 1992 में। वन संरक्षण अधिनियम, यहाँ वन्य जीव है 1972 में, हम पूछ रहे हैं वन संरक्षण अधिनियम, ये आया है 1980 में। तो इतने सारे अधिनियम हो गए, आप सब डेट याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। बाधवान आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है गुजरात में। बाधवान आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। बाधवान आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो वो हैं मैकेंजी स्कॉट, मैकेंजी स्कॉट। और अगर दूसरे स्थान पर पूछे तो कमला हैरिस, पहले स्थान पे मैकेंजी स्कॉट, दूसरा स्थान पे कमला हैरिस। और अगर भारत की तरफ से पूछा जाए पहले स्थान पे तो निर्मला सीतारमण, जो कि ओवरऑल में 37वें नंबर पे, और 52वें नंबर पे रोशनी मल्होत्रा, और किरण मजूमदार 172वें नंबर पे, फल्गुनी नायर 28वें स्थान पे। अगर कोई पूछा कि अंडर 100 में कितने भारतीय महिला शामिल हैं तो 4, पहला नंबर पे निर्मला सीतारमण ओवरऑल में 37वां, दूसरे नंबर पे रोशनी मल्होत्रा ओवरऑल में 52वें नंबर पे 52, नंबर 3 पे मजूमदार 100 ओवरऑल अगर बात किया जाए तो 72 पोजीशन पे है। फाल्गुनी नायर जो कि ओवरऑल 28वें स्थान पर है। 16 नंबर, 16 धारा के वर्ष 2021 के लिए किसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? असगर बजाहत, असगर बजाहत।
वर्ष 2021 के लिए किसे ब्याज सम्मान से सम्मानित किया गया है? असगर वजाहत। स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, तब वो रखा गया है 2023 तक। स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। 2021 के डेविस कप का खिताब किस देश ने जीता? तो वो जीता है रूस। 2021 के डेविस कप का खिताब किस देश ने जीता? तो रूस। गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए भारत के किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया? तो वो दिया गया है सदर बाजार दिल्ली। गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए भारत के किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो सदर बाजार दिल्ली। निम्नलिखित में से किसे एशियन अकादमी क्रिएटिव अवार्ड 2021 से पुरस्कृत किया गया है? निम्नलिखित में से किसे एशियन अकादमी क्रिएटिव अवार्ड 2021 से पुरस्कृत किया गया है? तो वो किया गया है अमृता सुभाष। निम्नलिखित में से किसे एशियन अकादमी क्रिएटिव अवार्ड 2021 से पुरस्कृत किया गया है? तो अमृता सुभाष। असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है रतन टाटा। असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा। बिहार के किस जिले को पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है? तो वो मिला है सुपौल। बिहार के किस जिले को पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है? सुपौल को। पानिक्स 21 एक बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास है। यह किस संगठन के द्वारा आयोजित किया गया? तो ये किया गया है बीमस्टेक। पानिक्स 2021 एक बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास है। यह किस संगठन के द्वारा आयोजित किया गया? तो बीमस्टेक। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस देश से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया? तो वो चलाया गया यूक्रेन के लिए। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस देश से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया? तो यूक्रेन के लिए। यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा। यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है नाओमी कवासे। यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो नाओमी कवासे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है फ्लिपकार्ट। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? फ्लिपकार्ट। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एवं इलेक्टोरल असिस्टेंट के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तब वो किया गया है सुनील अरोड़ा को। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एवं इलेक्टोरल असिस्टेंट IDEA के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? सुनील अरोड़ा को। सी इज ए चेंज मेकर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग को आयोग द्वारा। सी इज ए चेंज मेकर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता देश बना है? तो वो बना है ब्राज़ील। हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता देश बना है? तो ब्राज़ील। किस देश ने हाल ही में दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण सड़कों को मंजूरी दी है? तो वो मंजूरी दी है स्विट्जरलैंड। किस देश ने हाल ही में दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण सड़कों को मंजूरी दी है? तो स्विट्जरलैंड। बिहार के किस जिले में आयुर्वेद पर्व मनाया गया? तो वो मनाया गया नालंदा। बिहार के किस जिले
में आयुर्वेद पर्व मनाया गया? तो नालंदा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया कुरुक्षेत्र। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुरुक्षेत्र। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहरों में सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर है? तो वो है तेल अवीव। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहरों में सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर है? तेल अवीव। हाल ही में खबरों में रहे क्रिकेटर एजाज पटेल किस देश के लिए खेलते हैं? तो ये न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा क्रिकेटर एजाज पटेल किस देश के लिए खेलते हैं? तो न्यूजीलैंड से। हाल ही में खबरों में रहा रुद्रा है, वो क्या है? तो वो है एक स्वदेशी सर्वर। हाल ही में खबरों में रहा रुद्रा है एक स्वदेशी सर्वर। हाल ही में किस राज्य ने समाचार पत्र हॉकरों पेपर बॉय के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है? तो वो घोषणा की है उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य के समाचार पत्र हॉकरों पेपर बॉय के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है? तो उड़ीसा। देश के पहले ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है दरभंगा। देश के पहले ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दरभंगा। बिहार का 5वां एक्सप्रेसवे गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरेगा? तो वो है गया। बिहार का 5वां एक्सप्रेसवे गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरेगा? तो गया। बाकी सीतामढ़ी सिवान मधुबनी से गुजरेगा। सिवान मधुबनी सीतामढ़ी से गुजरेगा। गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी तक 6 और 8 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे 2025 तक बनने वाला है। यह राज्य का 5वां एक्सप्रेसवे है जो बिहार के 10 जिले गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज से गुजरेगा। कहाँ कहाँ 10 जिला है? तो वो है गोपालगंज, सिवान, सारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा और पूर्णिया और किशनगंज। गया से नहीं गुजरेगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था? तो वो था 19.5। इसको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आगे बढ़ जाइए। बिहार के पंचायती राज संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किस वर्ष लागू किया गया है? तो वो किया गया है 2006 में। देखिए, बिहार में पंचायती राज संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान 2006 से तथा नगर पालिका निर्वाचन में 2007 से हुआ है। फिर से सुनेंगे, पंचायती राज संस्थान में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान 2006 में और नगर पालिका निर्वाचन में ओबीसी आरक्षण 2007 में हुआ है। तो दोनों प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे। IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता गोपीनाथ को। IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता गोपीनाथ को। नेक्स्ट, किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत की स्मृति में 5 पाउंड का सिक्का जारी किया है? तो वो जारी किया है यूनाइटेड किंगडम। किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत की स्मृति में 5 पाउंड का सिक्का जारी किया है? यूनाइटेड किंगडम। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया है? तो वो किया है फनीधर। इटली में भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया है? तो फनीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सा देश अब्राहम अकॉर्ड के हस्ताक्षर करता हैं? तो वो हैं इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, बहरीन। निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है? तो इजराइल, UAE, मिस्र, बहरीन। इजराइल, UAE, मिस्र और बहरीन। जिबूती आचार संहिता
किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है समुद्री डकैती के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? समुद्री डकैती के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? तो वो किया गया है नागालैंड। निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? तो नागालैंड। जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? तो वो किया था वाल्थर फ्लेमिंग ने। जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? तो वाल्थर फ्लेमिंग ने। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 कह रहा है कि किस साहित्य में अंगराज का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मिलता है और इसकी राजधानी चंपा थी, जिसे हुवेन सांग ने चेननम्पो कहा था। चेनानपो कहा था किसने? हेनसुआंग ने। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण कर इसे अपने राज्य में मिला लिया था। शिशुनाग वंश के संस्थापक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो वो की थी वैशाली। शिशुनाग वंश के संस्थापक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो वैशाली। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष पश्चात लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो वो 20 वर्ष पश्चात। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष पश्चात लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो 20 वर्ष पश्चात। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो सम्यक समर्पण शामिल नहीं है। बाकी सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, ये तीनों ही शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो सम्यक समर्पण शामिल नहीं है। बाकी सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, ये तीनों ही शामिल हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जैन धर्म में 5 महाव्रत की परिकल्पना है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और तथा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था और शुरू में पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत की परिकल्पना किए थे। प्रथम जैन सभा का आयोजन स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था। दूसरा जैन सभा का आयोजन देवारधी क्षमा भरमन की अध्यक्षता में बल्लभी गुजरात में हुआ था। दूसरा जैन सभा कहाँ हुआ? तो बल्लभी गुजरात में। किसकी अध्यक्षता में? तो देरवाधी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में। इतना पॉइंट याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने तिब्बत की प्रभुसत्ता से बिहार को मुक्त करवाया था? तो आदित्य सेन। निम्नलिखित में से किस शासक ने तिब्बत की प्रभुसत्ता से बिहार को मुक्त करवाया था? तो आदित्य सेन। किस वंश के शासनकाल में बौद्ध विद्वान शांति रक्षित एवं अंतीस दीपांकर तिब्बत गए थे? तो वो गए थे पाल वंश। किस वंश के शासनकाल में बौद्ध विद्वान शांत रक्षित एवं अंतीस दीपांकर तिब्बत गए थे? तो वो गए थे पाल वंश के शासनकाल में। 54 इल्तुतमिश ने तेलियागढ़ी के समीप बिहार के किस शासक को पराजित किया था? तो वो किया था हिसामुद्दीन इवाज को। इल्तुतमिश ने तेलियागढ़ के समीप बिहार के किस शासक को पराजित किया था? तो हिसामुद्दीन इवाज को। मुगल काल में बिहार का प्रांतपति नियुक्त होने वाला प्रथम राजकुमार कौन था? तो वो था शहजादा परवेज। मुगल काल में बिहार का प्रांतपति गवर्नर नियुक्त होने वाला प्रथम राजकुमार कौन था? तो शहजादा परवेज। प्लासी के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने किसे बिहार का उप नवाब नियुक्त किया था? तो वो किया था मीरन। प्लासी के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने किसे बिहार का उप नवाब नियुक्त किया था? तो मीरन को। किसने बिहार प्रादेशिक सम्मेलन 1908 में बिहार को बंगाल से पृथक कर
नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा? तो वो रखा मोहम्मद फ़खरुद्दीन ने। किसने बिहार प्रादेशिक सम्मेलन 1908 में बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा? तो मोहम्मद फ़खरुद्दीन ने। 58 निम्नलिखित में कौन पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना से जुड़े हुए थे? तो वो जुड़े हुए थे ई ऑप्शन। देखिए पटना में 1913 में, कब? पटना के 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई। कब की गई पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना? इसकी एक शाखा तो 1913 में। इसमें सचिंद्र नाथ साल्यान, बंकिम चंद्र मित्र, सचिंद्र नाथ साल्यान और बंकिम चंद्र मित्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल पर बनारस षड्यंत्र का मुकदमा चलाकर काला पानी की सजा दी गई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल को काला पानी का सजा दिया गया था। अब बनारस में एक षड्यंत्र हुआ था उसके मतलब रिस्पेक्ट में। बिहार में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन चलाने के लिए बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1932 में। बिहार में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन चलाने के लिए बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1932 में। हम यहाँ थे उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो वो हैं मधु कांकरिया। हम यहाँ थे उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो मधु कांकरिया। हम यहाँ थे उपन्यास के लेखक कौन हैं? मधु कांकरिया। 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार में कलरव उत्सव का आयोजन किया गया था। इस 3 दिवसीय पक्षी उत्सव का कुल बजट कितना था? तो वो था 85 लाख रुपया। 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार में कलरव उत्सव का आयोजन किया गया था। इस 3 दिवसीय पक्षी उत्सव का कुल बजट कितना था? तो 85 लाख रुपया। 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार में कलरव उत्सव का आयोजन किया गया था। इस 3 दिवसीय पक्षी उत्सव का कुल बजट कितना था? तो 85 लाख रुपया। बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2013 से 14 में। बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? तो 2013 से 14 में। प्रस्तावित पटना मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो ये है 31 किलोमीटर। प्रस्तावित पटना मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 31 किलोमीटर। हाल ही में बिहार में किसे राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है ऑप्शन ई। देखिए बिहार सरकार ने 2 नए राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर दी है। इनमें रिटायर्ड जल फूलचंद्र चौधरी और हाल ही में सचिव के पद से रिटायर हुए IAS अधिकारी त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया है। तो हाल ही में बिहार में किसे राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? तो 2 फूलचंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण। फूलचंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। 65 देखिए संगम युग में मनरम था। क्या था संगम युग में मनरम? तो राजा का न्यायालय। संगम युग में मनरम क्या था? तो राजा का न्यायालय। अब देखेंगे हम लोग 66 का क्वेश्चन आंसर। इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो है ऑप्शन ई। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जिसे तुर्कान-ए-चिहलगानी के नाम से जाना गया। बलबन ने इनका विनाश किया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। उसने तुर्क-ए-चिहलगानी का विनाश किया इल्तुतमिश ने। तो ये बात सही है। गलत है एक्चुअली, ये पूछ रहा है सत्य कथन, तो ये गलत है क्योंकि उसने विनाश नहीं किया था बल्कि बनाया था। एकता प्रणाली चलाया था, ये सही है। उसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, ये भी सही है। उसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया, ये तो गलत है क्योंकि एक सेकंड, हाँ इसने कुतुब मीनार निर्माण का बनवाया था, मैंने निर्माण पूर्ण करवाया था। तो आप देख लेंगे ये 66 का। 67 सल्तनत काल में आरिज-ए-मुमालिक किस विभाग का प्रमुख था? तो वो था सैन्य विभाग। सल्तनत काल में आरिज-ए-मुमालिक
आरीज सल्तनत काल का आरीज ए मुमालिक किस विभाग से संबंधित था, प्रमुख होता था? तो सैन्य विभाग से। इसमें और कुछ आप याद रख लीजिए। आरीज ए मुमालिक दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख था। आरीज ए मुमालिक दीवान ए अर्ज, इसी को दीवान ए अर्ज भी बोलते हैं, ये क्या था? सैन्य विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात, काजी उल कजात सुल्तान के काजी उल कजात सुल्तान के पश्चात न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्यायिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो काजी उल कजात। दीवान ए कोही कृषि विभाग से संबंधित था। कृषि विभाग से दीवान ए कोही कहा जाता था। और जिसका गठन दीवान ए कोही कृषि विभाग से था, जिसका गठन कौन किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। सैन्य विभाग के बारे में आपको बता ही दिया, आरीज ए मुमालिक या इसी को दीवान ए अर्ज कहा जाता है। और काजी उल कजात न्याय विभाग को। विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था रत्त कोड़गे। विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो रत्त कोड़गे। विजयनगर साम्राज्य में तो हो ही गया। अब 69 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रामानंद के 12 शिष्यों में शामिल नहीं थे? तो वो कौन नहीं थे शामिल? तो शंकरदेव शामिल नहीं थे। बाकी इसमें रविदास, पीपा और सेन शामिल थे। तो आप सोच रहे हो कि ये कैसे याद रहेगा? तो देखिए, कैसे याद करना तो आप ही को है, लेकिन 12 शिष्य में शामिल नहीं थे तो शंकरदेव, ये मैंने बता दिया। तो आप 12 शिष्यों को ही याद कर लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बना सकते हैं। तो देखिए 12 शिष्य कौन से थे। इन 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां थी, एक का नाम था सुरसरी और दूसरे का नाम था पद्मावती। तो चलिए 2 तो याद हो गया कि 2 स्त्रियां रहेगी। रामानंद के 12 शिष्य थे, 12 शिष्य में से 2 स्त्रियां थी, एक का नाम सुरसरी था और एक पद्मावती और सुरसरी। 2 तो याद हो गया। और बाकी 3 तो यहाँ ही याद हो गया होगा, रविदास पीपा सेन। 5 तो आपको निपट गए, साथ ही तो अभी याद करना है। तो देखिए याद करिए, 2 आपने स्त्री का याद कर लिया, सुरसरी और पद्मावती। तो अब याद करिए, धानना इस तरीके से लिखा जाता है, धानना सेना पीपा रैदास कबीर, आप याद रखेंगे। कबीर आदि रामानंद के शिष्य थे। शंकरदेव चैतन्य स्वामी के समकालीन थे। इन्होंने असम के भक्ति का प्रसार किया था। तो इतना ही याद कर लिए। आपको कितना याद करवा दिया? रविदास पीपा सेन, रविदास को रैदास भी बोलते हैं, पीपा और सेन। इसके बाद कबीर याद रख लीजिए, धान्ना याद रख लीजिए, और 2 स्त्रियाँ सुरसरी और पद्मावती याद रख लीजिए। फिर कभी और क्वेश्चन आएगा तो उसमें और बाकी के याद करवा दूंगा। 70 क्वेश्चन नंबर देखिए। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित क्या नहीं है? तो राजधानी का लाहौर में स्थानांतरण 1571 ईस्वी, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि अकबर ने 1585 में राजधानी को लाहौर में स्थानांतरित किया था। लाहौर में स्थानांतरित कब किया था? 1585 ईस्वी में। और अगर बात करें 1571 की, तो 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की तथा राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरित किया। तो याद हो गया कि अकबर ने राजधानी को लाहौर में स्थानांतरण 1525 में किया, और 1571 की बात करा जाए तो फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया और राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरित किया। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर, 1563 में तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया। अब बाकी आप लोग को ऑप्शंस में दिया हुआ है, जो याद कर लीजिए। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में, इबादत खाने की स्थापना 1575, राजधानी का लाहौर में स्थानांतरण 1585 और दास प्रथा पर प्रतिबंध 1562 में लगाया। दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया? तो 1562 में।
राजधानी को लाहौर में स्थानांतरण कब किया? 1585 में। इबादत खाने का स्थापना 1575 में। दीन-ए इलाही की स्थापना 1582 में। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना और उसका राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी में बदल दिया। 1563 में क्या किया? तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था? तो किसका नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का नाम था। लॉर्ड डलहौजी का नाम ही वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। देखिए इसका कार्यकाल जो इंडिया में रहा था गवर्नर जनरल पद पर, तो जो रहा था 1848 से लेकर 56 ईस्वी तक। कब से कब तक? तो 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक रहा था। और इसका वास्तविक नाम क्या था? जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे था। इसके 3 प्रमुख कार्य हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल पूछा जाता है। पहला कार्य इसका रहा था कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तो पूछा जाएगा कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया? तो बताइएगा डलहौजी। फिर दूसरा इसके बारे में पूछा जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? डलहौजी ने। और तीसरा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तीसरा पॉइंट से मिला के, कि नर बलि प्रथा को रोकने का प्रयास किया। नर बलि प्रथा का रोकने का प्रयास किसने किया? तो डलहौजी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि से कब की गई? तो वो की गई 1846। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि से कब की गई? तो 1846 ईस्वी में। इसके तहत क्या हुआ कि राजा दिलीप सिंह ने सतलज के दक्षिण के प्रदेश सतलज तथा ब्यास नदियों के दोआब के सभी प्रदेश एवं दुर्ग अंग्रेज को प्रदान किए। नेक्स्ट सवाल 73 में देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पाइका विद्रोह 1817 का नेतृत्व किया था? तो बख्शी जगबंधु। आप लोग को पता होगा कि पाइका विद्रोह 1817 में बख्शी जगबंधु के द्वारा उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। समस्त मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा सहोदरन अय्यप्पन ने दिया था। सहोदरन अय्यप्पन ने दिया था। समस्त मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, यह नारा किसने दिया था? सहोदरन अय्यप्पन। श्री नारायण गुरु के शिष्य, इनके अगर गुरु पूछा जा तो हो जाएंगे श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु, तो श्री नारायण गुरु के शिष्य थे सहोदरन अय्यप्पन। इन्होंने ही नारा दिया था समस्त मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं, कोई धर्म नहीं। ठीक है। और 1920 के दशक में रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन आरंभ किया था। रामास्वामी नायकर के बारे में आप याद रखेंगे कि 1920 में, कब? 1920 के दशक में आत्मसम्मान जो आंदोलन हुआ था उसका आरंभ किया था इन्होंने ही। ठीक है। और एक इनके बारे में आप याद रखेंगे कि समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, यहाँ पे क्या था? कोई ईश्वर नहीं। यहाँ पे है श्री नारायण गुरु के द्वारा कहा गया था कि एक ईश्वर, एक जाति और एक धर्म का नारा नारायण गुरु ने दिया। देखिए कोई ईश्वर नहीं, समस्त मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, यह नारा तो सहोदरन अय्यप्पन ने दिया। लेकिन श्री नारायण गुरु ने नारा दिया कि समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, कोई ईश्वर की जगह पे एक ईश्वर, कोई जाति के जगह पे क्या? एक जाति, और कोई धर्म के जगह पे क्या? कोई धर्म की जगह पे एक धर्म का नारा दिया था। तो आप लोग समझ गए। 75, दोनों का बात एक ही है, कहना दोनों बस हल्का सा का अंतर है। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी शिशिर कुमार घोष ने। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। और एक बात और याद रखिएगा, इधर देखिए, इंडियन लीग का स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1875 में की। और एक डेट याद रखिएगा 1866 के बारे में। ये 1866 दादा भाई नौरोजी ने लंदन में इंडियन एसोसिएशन इंडियन
ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किया। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है। और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? तो ये की गई दोस्तों 1906 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? तो 1906 में। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई, ठीक है ना। अब देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कथन पूछ रहा है कि कौन गलत कथन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हार्टोग समिति 1932। हार्टोग समिति 1932, क्योंकि हार्टोग की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। कब? 1929 में। कब? 1929 में। 1929 में। सैडलर आयोग, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, और क्योंकि हार्टोग समिति का स्थापना 1929 में किया गया था। और सैडलर आयोग का 1917 में। हंटर शिक्षा आयोग 1882 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। हंटर शिक्षा आयोग 1882 में। सैडलर आयोग 1917 में। हार्टोग समिति 1929 में। हाँ, अब देखते हैं 78 नंबर। AITUC के प्रथम महासचिव कौन चुने गए थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को कौन चुने गए थे? तो दीवान चमन लाल चुने गए थे। दीवान चमन लाल चुने गए थे। महासचिव पूछ रहा है, अगर AITUC का प्रथम महासचिव पूछे तो दीवान चमन लाल, और लाला लाजपत राय को प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। AITUC की स्थापना कब हुआ था? 1920 में। इसको आप एटक भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? एटक। अगर हिंदी में कहीं एटक लिखा रहे तो कन्फ्यूज मत करिएगा। तो एटक की स्थापना 1920 में। और अगर प्रथम महासचिव पूछे तो दीवान चमन लाल, और लाला लाजपत राय क्या थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे। एटक यानी AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो लाला लाजपत राय, और दीवान चमन लाल क्या थे? प्रथम महासचिव। बाई भी चौहान तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सतारा में। बाई भी चौहान तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? सतारा में। किसके संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इसे स्वीकार करना भारत को अनेक खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था? तो वो है क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में। किसके संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इसे स्वीकार करना भारत को अनेक खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था? तो क्रिप्स प्रस्ताव। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। अगर इसका इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए कि इट वाज पोस्ट डेटेड चेक फॉरवर्ड ऑन हुज बैंक वाज गोइंग टू डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चलिए दोनों के बारे में जान गए। अब आगे बढ़ते हैं। पेरिस से वंदे मातरम पत्रिका को किसने प्रकाशित किया था? तो वो प्रकाशित किया था मैडम भीकाजी कामा ने। पेरिस से वंदे मातरम पत्रिका को किसने प्रकाशित किया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वो की थी भगवती चरण बोहरा ने। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? भगवती चरण बोहरा ने। नमक सत्याग्रह के दौरान किसने कालीकट से पोयानूर तक नमक पद यात्रा का आयोजन किया? तो वो है इसका आंसर केलप्पन। नमक सत्याग्रह के दौरान किसने कालीकट से पोयानूर तक नमक पद यात्रा का आयोजन किया? केलप्पन। अब इससे देखिए नमक यात्रा आपको बार बार याद आएगा, तो गांधी जी के बारे में तो आप जानबे करते हैं। तो अभी जान गए आपने कालीकट से पोयानूर तक का नमक यात्रा किसने किया था? तो केलप्पन ने। अब आपको कुछ और इससे फैक्ट्स याद करवाता हूँ।
आपने तमिलनाडु से, ये तो केरल वाला हो गया, अब जान लीजिए तमिलनाडु के बारे में कि तंजौर के समुद्री तट पर, कहाँ, तंजौर, तमिलनाडु के बारे में बता रहा हूँ कि तंजौर तमिलनाडु में है, तंजौर वहाँ का जो समुद्री तट पर है, तो वहाँ श्री राजगोपालाचारी ने, किसने, श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचिनापल्ली से, कहाँ से, ये याद रखिएगा, तिरुचिनापल्ली, ये है त्रिचनापल्ली, तिरुचिनापल्ली से लेकर वेदारण्य तक की नमक यात्रा की। आप तमिलनाडु के, केरल के बारे में आपने तो याद कर ही लिया, के केलप्पन के द्वारा हुआ, कालीकट से पोयनूर तक। आप अब तमिलनाडु में याद रख लीजिए, तंजौर तट पर श्री राजगोपालाचारी के द्वारा आप याद रख लीजिए। क्या याद रखेंगे श्री राजगोपालाचारी के द्वारा, कि तिरुचिनापल्ली से वेदारण्य तक की नमक यात्रा की। अब एक याद रख लीजिए उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा, तो देखिए उड़ीसा में एक गोपाल बंधु चौधरी थे। कौन, गोपाल बंधु चौधरी, उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उड़ीसा से कौन नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, तो गोपाल बंधु चौधरी। देखते हैं 84 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में कारावास की सजा सुनाई गई, तो ये सुनाई गई ऑप्शन ई। देखिए फिर से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में कारावास की सजा सुनाई गई, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आंसर, 1924 में कई साम्यवादी तथा एस.ए. डांगे मुजफ्फर अहमद, इसके अलावा शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता को कानपुर षड्यंत्र केस में कारावास की सजा सुनाई गई। ये घटना कब हुआ था, तो 1924 में। 1925 में कानपुर में अखिल भारतीय स्तर के संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। 1925 में क्या हुआ, तो 1925 में कानपुर में अखिल भारतीय स्तर के संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। अब देखेंगे 85 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित का 1906 के कलकत्ता अधिवेशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो वो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। कांग्रेस का 1906 के कलकत्ता अधिवेशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो पहली बार इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब कांग्रेस के, अगर 1908 के मद्रास अधिवेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। अगर कांग्रेस के संविधान का निर्माण पूछा जाए तो बताइएगा कि कौन से अधिवेशन में हुआ था, तो 1908 के अधिवेशन में हुआ था। अगर सूरत अधिवेशन 1907 में पूछा जाए तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ 1907 में। देखिए 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसमें पहली बार स्वराज का शब्द प्रयोग किया गया। 1907 के बारे में आप याद रखिए, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ। अब 1908 के बारे में याद रखिए, 1908 में जो हुआ था उसमें कांग्रेस का संविधान का निर्माण किया गया। कांग्रेस का संविधान का निर्माण 1908 में किया गया। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में किया गया और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। 1896 का जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें वंदे मातरम गाया गया और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। 1911 के अधिवेशन में जन मन गण गाया गया। 1896 के अधिवेशन में क्या गाया गया, वंदे मातरम। 1917 में कांग्रेस स्प्लिशन हुआ और 1908 में क्या हुआ, तो कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ। और 1906 में क्या हुआ दोस्तों, तो कांग्रेस पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में शामिल नहीं है। एक बार फिर से क्वेश्चन को सुनिए, क्लियर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में शामिल नहीं है, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, तो ये पेश किया गया था 1968। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, तो 1968। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, तो वो कौन नहीं है, तो धन विधेयक के पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, तो धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना।
71वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 8वीं अनुसूची में कौन से 3 भाषाएं जोड़ी गई है? तो ये जोड़ी गई है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 71वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई है? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। देखिए 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1992 में, और इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया, भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कौन सी सूची में? 8वीं अनुसूची में। अगर 92 अगर अमेंडमेंट के बारे में पूछा जाए तो 92 अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। 92 अमेंडमेंट कब हुआ? 2003 में। इसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया। 71वां में कौन सा? 3 भाषा। कौन सा? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 92वां जो कि 2003 में हुआ उसके तहत 4 भाषा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसके साथ अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22। ठीक है, 22। यहाँ पे देख लीजिए 88 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक का पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना। ये राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। बाकी साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना ये है, लोकसभा भंग करना, अध्यादेश जारी करना, ये राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार है। देखिए इसके बारे में, ये जो धन विधेयक है ना, ये आर्टिकल संख्या 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही किसी मंत्री के द्वारा केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। देखते हैं 89 हो गया, 90 देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्य को बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। देखिए आपको याद रखना है कि 94 आर्टिकल संख्या कितना? 94 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त करेगा। फिर ध्यान से सुनिए, 94 आर्टिकल के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य नंबर 1 यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त करेगा। नंबर 2, किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित, और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग करेगा। नंबर 3, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। 91 कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार पटेल। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल। सुनिए ध्यान से, अब एक चीज़ मैं समझाता हूँ आप लोग को। कुछ समितियाँ था, ठीक है, उस समितियों का कुछ अध्यक्ष होते हैं। आप उन अध्यक्षों को जानें। आपको अगर संघ से रिलेटेड कोई भी समिति पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन हैं तो आप आंसर बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। समझ में आ गया? मैंने क्या कहा कि कोई भी संघ से रिलेटेड अगर कोई पूछा जाए समिति तो उसके अध्यक्ष क्या बताएंगे? जवाहरलाल नेहरू। जैसे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, ये दोनों ही के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहे थे। कौन से? संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू एक और समिति के अध्यक्ष थे और वो थे राज्यों से समझौता करने वाली। राज्यों से समझौता करने वाली समिति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रांतीय संविधान समिति। प्रांत का अगर प्रांत पूछे, प्रांत संघ हो गया माने केंद्र लेवल पे, प्रांत हो गया राज्य स्तर पे। तो अगर प्रांत संविधान समिति पूछे तो बताइएगा सरदार पटेल। देखिए राजेंद्र प्रसाद दो समिति के सदस्य अध्यक्ष थे। कौन से?
प्रक्रिया नियम समिति के और संचालन समिति के। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप याद कर लीजिए, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। PIL जनहित याचिका मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का वास्तविक उद्देश्य है। तो ये क्या है वास्तविक उद्देश्य? वास्तविक उद्देश्य इसका क्या है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। देखिए, जितने भी कथन दिए गए हैं ये सारे के सारे सही हैं। PIL का वास्तविक उद्देश्य, पहला उद्देश्य मौलिक अधिकारों का सार्थकीकरण। पहला उद्देश्य क्या था? मौलिक अधिकारों का सार्थकीकरण। दूसरा उद्देश्य कानून के शासन का संरक्षण, कानून के शासन का संरक्षण। तीसरा उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के न्याय तक प्रभावकारी पहुंच बनाना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के न्याय तक प्रभावकारी पहुंच बनाना। नंबर 4 सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के न्याय तक प्रभावकारी पहुंच बनाना। नंबर 4 उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के न्याय तक प्रभावकारी पहुंच बनाना। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता है? तो वो है IR कोएल्हो मामला। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता है? तो IR कोएल्हो मामला, कोएल्हो मामला। ठीक है। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो वो है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। 96 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब आरंभ किया गया था? तो ये आरंभ किया गया था 2007 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब आरंभ किया गया था? तो 2007 में। 97 RBI द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस वर्ष पूंजी पर्याप्तता अनुपात को अपनाने का निर्णय लिया गया था? तो ये लिया गया था 1992। RBI द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस वर्ष पूंजी पर्याप्तता अनुपात को अपनाने का निर्णय लिया गया था? तो 1992। गांधीवादी योजना का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल। गांधीवादी योजना का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन सी मदें पूंजीगत प्राप्तियां कैपिटल गेन के अंतर्गत नहीं आती है? तो वो ब्याज प्राप्तियां नहीं आती है। बाकी ऋण वसूली, आंतरिक बाजार उधारी, विनिवेश, ये सारे के सारे पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल गेन के अंतर्गत आती है। फिर से सुनिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मदें पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल गेन के अंतर्गत नहीं आता है? तो ब्याज प्राप्तियां नहीं आता है, लेकिन ऋण वसूली, आंतरिक बाजार उधारी और विनिवेश ये सारे के सारे कैपिटल गेन के अंतर्गत आते हैं। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में। जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है, कितना होता है? तो 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। यह किसका नियम है? तो यह नियम किसका है दोस्तों? तो यह नियम है पास्कल का नियम है। ठीक है। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। यह किसका नियम है? तो यह नियम है पास्कल का नियम है। पास्कल के नियम है
देखिए एक चीज़, दाब एक अदिश राशि, आपको ये जानना चाहिए कि दाब क्या है, अदिश राशि। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं, पास्कल कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बार निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? तो वो था कोपरनिकस। प्रथम बार निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? तो कोपरनिकस। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है? तो कौन सी निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि तरंगें। यांत्रिक तरंगें वैसी होती है जिनको संचार करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ध्वनि तरंग, जल तरंग। ध्वनि तरंग, जल तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और इसको ही यांत्रिक तरंग कहते हैं। वैसी तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिनके संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग। ठीक है। अति चालकता की खोज किसने की थी? तो 105 का आंसर हो जाएगा केमरलिंग ओन्स ने। केमरलिंग ओन्स ने की थी। अति चालकता की खोज किसने की थी? तो केमरलिंग ओन्स ने। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इन्हें ही अति चालकता कहते हैं और इस गुण को अति चालकता कहते हैं, अति चालकता कहते हैं। फिर से सुनिए, अत्यंत निम्न ताप पर माने बहुत ही लोअर टेम्परेचर पर कुछ पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध माने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस शून्य हो जाता है, इनको ही अति चालक कहते हैं और इस गुण को अति चालकता कहते हैं। किसी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से क्या प्राप्त होता है? तो वो होता है द्रव्यमान। तो संवेग क्या हो गया? P = mv और वेग क्या हो गया? v। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? m, यानी कि मास, यानी द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है ये देख लीजिए। संवेग न्यूटन पर मीटर, ये सही सुमेलित नहीं है। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसका एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होता है। इसका क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड, यानी P = mv होता है। mv, m क्या हो गया? केजी, v क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड हो गया संवेग का एसआई मात्रक। और दाब का पास्कल, ये सही है। बल का न्यूटन, ये भी सही है। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी सही है। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल और संवेग का न्यूटन पर मीटर, ये भी सही है। अब देखिए कुछ और चीज़ें याद कर लीजिए। स्ट्रेस के बारे में आप याद कर लीजिए। स्ट्रेस का जो होता है एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का क्या होता है? स्ट्रेस बोले तो प्रतिबल का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या, मैं फिर से लिख देता हूँ। स्ट्रेस का जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर सरफेस टेंशन की बात किया जाए तो उसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। और अगर बात किया जाए चार्ज की, अगर क्या बात किया जाए चार्ज की, तो उसका होगा कूलम्ब एसआई यूनिट। क्या होगा? कूलम्ब। अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो उसका एसआई यूनिट हो जाएगा वोल्ट। और अगर बात किया जाए लैटेंट हीट की बात किया जाए तो जूल पर केजी इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। जूल पर केजी लैटेंट हीट का एसआई यूनिट हो जाएगा। 108 नंबर, दो बिंदुओं के विभव पोटेंशियल में भिन्नता को मापने वाला यंत्र है, तब वो है वोल्टमीटर। दो बिंदुओं के विभव में भिन्नता को मापने वाला यंत्र है वोल्टमीटर। न्यूट्रॉन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? न्यूट्रॉन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। क्यों? देखिए, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻31
kg। ये किसका होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी सेम होता है। तो अगर पूछे न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा तो बताइएगा 1.67 इंटू 10⁻31 kg। देखिए न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है, ठीक है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। यह द्रव्यमान फोटोन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ठीक है। प्रोटॉन धनावेशित कण है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन धातुओं के महत्वपूर्ण भौतिक गुण हैं? तो वो हैं ऑप्शन ई। देखिए धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होती है, ये तो आप जानते होंगे। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं वे तत्व होती है जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बनाती है। धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कोश में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं या 2 या 3, तभी वो धनात्मक कहलाएंगे और तभी वो धातु कहलाएंगे। धातुएं चमकदार होती है तथा उन पर पॉलिश किया जा सकता है। धातुओं का घनत्व उच्च होता है। धातुएं तन्य एवं अपघर्तवर्ध होते हैं। अधिकांश धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, ठीक है ना। अब 111 नंबर, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो डेसिबल इकाई मापने के लिए ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। मोती यानी पर्ल का मुख्य रासायनिक अवयव है, तब वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसका होता है फार्मूला, केमिकल फार्मूला CaCO3। इसी को मोती या कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। पैरीपेटस संयोजक करी है किसका? तो वो है एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा का। पैरीपेटस संयोजक करी है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो सी हैजा ट्रेपोनेमा पैलेडियम ये सुमेलित नहीं है। बाकी प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस सुमेलित है। सुमेलित है। और काली खांसी बोर्डीटेला पार्टूसिस सुमेलित है। काली खांसी बोर्डीटेला पार्टूसिस सुमेलित है। और गोनोरिया निसेरिया गोनोरिया से सुमेलित है। गोनोरिया निसेरिया गोनोरिया से सुमेलित है, ठीक है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है? तो वो बदलता है इरेप्सिन। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है? इरेप्सिन। मस्तिष्क का कौन सा भाग उपापचय, रक्त दाब तथा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तब वो करता है मेडुला ओब्लोंगेटा। मस्तिष्क का कौन सा भाग उपापचय, रक्तदाब तथा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ओब्लोंगेटा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि विशेषतया हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? तब वो करता है HTH हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर के वृद्धि विशेषतया हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? HTH हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन रेशम तथा मकड़ियों के धागे के निर्माण में सहायक होता है? तब वो होता है फाइब्रोइन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन रेशम तथा मकड़ियों के धागे के निर्माण में सहायक होता है? तो फाइब्रोइन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अनाज, मांस, मछली तथा अंडों से प्राप्त होता है? तब वो होता है आंसर ई। देखिए विटामिन B1 से क्या प्राप्त होता है? विटामिन B1 प्राप्त होता है अनाज के छिलकों, मांस, मेवा, सोयाबीन, मछली, अंडा। क्या किस चीज़ से विटामिन B1 प्राप्त होता है? तो अनाज के छिलका, मांस से, मेवा, सोयाबीन, मछली, अंडा, मेवा, सोयाबीन, मांस और अनाज के छिलका से विटामिन B1। विटामिन B6 से विटामिन B6 प्राप्त होता है दूध, अनाज, मछली, मांस से। विटामिन B6 की कमी से रक्तहीनता, चर्म रोग जैसी बीमारी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ विटामिन B1 विटामिन B6 से प्राप्त होता है। किस जंतु के RBC में केंद्रक होते हैं?
तो इसका भी आंसर ई हो जाएगा। देखिए समानता आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊंट तथा लामा ऊंट तथा लामा ऊंट तथा लामा के आरबीसी में केंद्रक होते हैं जो अपवाद हैं। जनरली आप लोग को याद रखना है कि नहीं होता है। तो किस जंतु के ऊंट आरबीसी में होता है? तो ऊंट और लामा में। ठीक है, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलोसफिक जूलॉजी के पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है लैमार्क के द्वारा। फिलोसफिक जूलॉजी के पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लैमार्क के द्वारा। घासों के अध्ययन एवं देखभाल को क्या कहा जाता है? एग्रोस्टोलॉजी। घासों के अध्ययन एवं देखभाल को क्या कहा जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी। देखेंगे नींबू में डाईबैक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो वो होता है कॉपर। नींबू में डाईबैक रोग कॉपर की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग नींबू में अगर लिटिल लीफ रोग भी कॉपर की कमी से होता है। कॉपर की कमी से नींबू में 2 रोग, एक डाईबैक रोग, एक लिटिल लीफ रोग होता है। आम और अगर बैगन की बात करें, आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ते की कमी से होता है। आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ते की कमी से। आंवले तथा आम के पेड़ों में आंतरिक निक्रोसिस रोग यानी परिगलन बोरॉन की कमी से होता है। आंवला और आम के पेड़ों में आंतरिक निक्रोसिस रोग परिगलन बोरॉन की कमी से होता है। देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? तो वो कितना है? 3। CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रैनसीड बटर सिट्रिक अम्ल ये सुमेलित नहीं है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत सिरका है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिरका। एसिटिक का ये वाला सही है। ऑप्शन सी माने गलत है, इसलिए ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन के अनुसार। और संतरा तथा नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा तथा नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा तथा नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। रैनसीड बटर में ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। रैनसीड बटर में इसमें ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ब्यूटरिक अम्ल रैनसीड बटर में पाया जाता है। चींटी तथा बिच्छू के डंक में मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी और बिच्छू के डंक में मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। इमली तथा अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और बिच्छू के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सोडियम कार्बोनेट ली ब्लॉन्क विधि। इधर एक तरफ पदार्थ दिया गया है और दूसरी तरफ औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त प्रक्रम यानी प्रोसेस दिया गया है। तो सोडियम कार्बोनेट ली ब्लॉन्क विधि से बनाए जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाए जाते हैं? ली ब्लॉन्क विधि से। ठीक है, लेकिन अब हॉबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है। हॉबर विधि से अमोनिया किससे? हाइबर विधि से बनता है। इस्पात का निर्माण बेसमर विधि से होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क विधि से। तो एक बार फिर से देखिए और याद कर लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का संपर्क विधि से, सोडियम कार्बोनेट ली ब्लॉन्क विधि से, अमोनिया हाइबर विधि से, इस्पात बेसमर विधि से, सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि से और अमोनिया हैबर विधि से, सोडियम कार्बोनेट ली ब्लॉन्क विधि से। सोडा लाइम ग्लास के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई।
सोडा लाइम ग्लास को बनाने में सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिल का प्रयोग किया जाता है। सोडा लाइम बनाने के में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का प्रयोग किया जाता है सोडा लाइम बनाने में। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट सवाल। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है वियना। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है KT शाह का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? KT शाह का। फिलिप्स वक्र संबंधित है। फिलिप्स वक्र संबंधित है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी से। फिलिप्स वक्र संबंधित है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी से। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? तब वो की गई थी 8वीं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? तो 8वीं। हाल ही में किसे सुशीला देवी पुरस्कार 2021 दिया गया? तो वो दिया गया है अनुकीर्ति उपाध्याय। हाल ही में किसे सुशीला देवी पुरस्कार 2021 दिया गया है? अनुकीर्ति उपाध्याय। विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो हुआ है मध्य प्रदेश में। विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में। 134 नंबर। हाल ही में मुंबई प्रेस क्लब द्वारा जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दानिश सिद्दीकी। हाल ही में मुंबई प्रेस क्लब द्वारा जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? दानिश सिद्दीकी। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वह है क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वह है क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। तूतलेश्वरी भवानी मंदिर बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है दोस्तों रोहतास। तूतलेश्वरी भवानी मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो रोहतास। हाल ही में निधन हुए महेंद्र प्रसाद का जन्मस्थल कहाँ है? तो वो है जहानाबाद में। हाल ही में निधन हुए महेंद्र प्रसाद का जन्मस्थल कहाँ है? जहानाबाद। 2020 से 21 में बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी? तो ये थी, इसमें कितना था? तो 350 किलोवाट आवर। 2020-21 में बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी? 350 किलोवाट आवर। मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड के योजनाकार कौन थे? तब वो थे रामप्रसाद बिस्मिल। मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड के योजनाकार कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। इन सर्च ऑफ गांधी पुस्तक की रचना किसने की थी? तब वो की थी रिचर्ड एटनबरो। इन सर्च ऑफ गांधी पुस्तक की रचना किसने की थी? रिचर्ड एटनबरो। तो इस तरीके से दोस्तों 140 खत्म हो गया। यहाँ से 141 से सारे मैथ के प्रश्न हैं, तो देख लीजिए क्वेश्चंस और आप इसको बना के कमेंट बॉक्स में आंसर भेजें। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये चैनल शेयर करें। तो आप लोग को अभी इसी सेट पर छोड़े चलता हूँ। नेक्स्ट सेट बहुत ही जल्द प्रयास का थर्ड सेट भी आ ही जाएगा। तो आप लोग से अब विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।